नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। पेशे से डॉक्टर, मन से कवयित्री और चित्रकार और मिशन अजन्मी बच्चियों की आवाज़ उठाना। महिला अधिकारों की पैरोकार, आधी आबादी की आवाज़ को बुलंद करने वाली हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर हरशिंदर कौर। कभी कभी कुछ दर्दनाक वाकये इंसान को किसी मिशन में लगने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना डॉक्टर हरशिंदर कौर के जीवन में घटी जब उन्होंने पंजाब के गांव में एक नवजात कन्या शिशु को तड़पता हुआ देखा, जिसे उसके परिवार वाले मरने के लिए छोड़ आए थे। वो दिन और आज का दिन डॉक्टर हरशिंदर कौर ने अपने जीवन को अजन्मी बेटियों को बचाने में समर्पित कर दिया। पिछले 20 सालों से पंजाब में अजन्मी बच्चियों के हक के लिए लड़ रही डॉक्टर हरशिंदर कौर अपनी इस मुहिम को अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा चुकी हैं। उनके विचारों को यूएन कन्वेंशन में भी तरजीह मिली, जहां वो पंजाबी भाषा में बोलने वाली पहली भारतीय बनी। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित डॉक्टर हरशिंदर कौर आज हर्ष चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए 300 से ज्यादा बच्चियों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवा रही हैं। पेशे से बच्चों की डॉक्टर हरशिंदर एक पेंटर, कवि और लेखिका भी हैं। पंजाब की जॉन ऑफ आर्क कहलाने वाली डॉक्टर हरशिंदर कौर हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं वुमन ऑफ स्टील और एक योद्धा यानी फाइटर से, डॉक्टर हरशिंदर कौर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हरशिंदर कौर हमारे इस तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच। और मैं सचमुच अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं आज आपके साथ हूँ। डॉक्टर साहब, आप अजन्मी लड़कियों की एक आवाज़ बन गई हैं। पंजाब में जहाँ पर सेक्स रेशो अगर लड़कियों के मामले में लड़कों का देखा जाए ज़्यादा है और लड़कियाँ कम पैदा हो रही हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, उसके लिए आप इतना बड़ा एक अभियान चलाए हुए, कहाँ से मिलती है आपको ये प्रेरणा? दरअसल इतनी दर्दनाक कहानी है जो मैं आपको छोटी सी बता दूं, जिसने मेरे को मजबूर कर दिया कि इस इशू पे मेरे को काम करना चाहिए। लगभग 18 साल पहले की बात है। मैं और मेरे पति, हम दोनों गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप्स लगाने जाया करते थे। इसी तरह एक बार हम वहाँ एक हड्डा रोड़ी होती है गांव के बाहर, जहाँ मरे हुए जानवर फेंक दिए जाते हैं। तो हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे गांव के अंदर जाने के लिए, तो एकदम बड़ी ज़ोर से चीखें की आवाज़ सुनाई दी। इतनी ज़ोरदार चीखें थी कि हमें मजबूरन रुकना पड़ा। तो जैसे ही हम नज़दीक जाए देखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर, तो कुछ कुत्ते थे जहाँ 5-6 जो किसी चीज़ को फाड़ रहे थे वहाँ। तो वहाँ खून निकल रहा था, तो हमने सोचा किसी जानवर का बच्चा वहाँ उन्होंने चीर फाड़ जिसका कर रहे हैं। तो एकदम हमने जाके उसको रोकना चाहा कि इसको बचा लिया जाए। पर जब हम नज़दीक पहुँचे तो वहाँ एक कुत्ते ने जो हमारे आगे से निकला, छोटा सा हाथ पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट जो एकदम भाग के निकला, उसके अंतड़ियाँ खींच के जा रहा था। तो लगा कि ये कोई इंसान का बच्चा लगता है। जब पास गए तो इतना खून बिखरा पड़ा था, वो मर चुका था जो बच्चा था। पर पास जाके मुझे पता चला कि वो लड़की है। जिस भयानक तरीके से मैंने उसकी मौत हुई देखी, मैं पूरी तरह कांप गई थी। गांव में जाके मैंने पूछा कि ये किसकी बच्ची थी जिसको ये कुत्ते उठा के ले आए। तो वो रिस्पांस इतना कूल सा था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़िए, आप कैंप लगाइए। मुझे इतना क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जिसने देखा हो इतना भयानक दृश्य, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है बात भी करनी। तो मैंने फिर वहीं पूछा कि नहीं, पहले मुझे बताएं वो किसकी बच्ची थी जिसके साथ इतना बुरा हुआ। तो मेरे को पता है उन्होंने क्या बताया कि ये गरीब घर की बच्ची थी और चौथी बच्ची थी ये। तो इसके पिता ने कह दिया था कि अगर चौथी बच्ची घर में होती है तो पहले 3 बच्चियों को और माँ को बाहर निकाल देगा। तो ये माँ ही उस बच्ची को वहाँ फेंक आई थी। तो मैं अपने घर में दरअसल चौथी लड़की हूँ और 5वां बच्चा, एक मेरा ब्रदर भी था तो है। जो मैं कहना ये चाह रही थी कि मेरे को वहाँ खड़े इस तरह लगा जैसे कुत्ते मेरे को नोच रहे हों। और इतनी भयानक मौत अगर मेरे को मंजूर नहीं है तो फिर मेरे को इस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने ये जो देखा, बहुत सारे लोग ऐसे दृश्य देखते हैं लेकिन उसके बाद कुछ करते नहीं, लेकिन आप उनमें से नहीं थी। आपने कहा कि मैं तो अब इसमें जुट जाऊंगी। तो कैसे ये पूरा का पूरा संघर्ष शुरू हुआ और कैसे आपने ये अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू की? जी, तो पहला जो मेरा, आप समझ सकते हैं कि जो अभियान शुरू हुआ वो उसी गांव से शुरू हुआ जहां मैंने उनको एक्स और वाई की बात बताई, समझाई उनको कि लड़की या लड़का पैदा होना औरत पे निर्भर नहीं करता।
ये तो कुदरत ने मर्द पर जिम्मेवारी डाली है कि लड़का होना है या लड़की, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम जो हैं वो मर्द के शरीर में हैं और लड़की के शरीर में दोनों एक्स होते हैं। सो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो मर्द के शरीर से अगर वाई आगे आएगा तो लड़का पैदा होगा, एक्स आगे होएगा तो लड़की पैदा होगी। पर कसूरवार हमारे अगर हिंदुस्तान में देखें तो ज़्यादा जो घर में नूह आती है उसके ऊपर लगा देते हैं कि डॉटर इन लॉ का कसूर है, उसको आप बाहर निकालो, कोई नई लेके आओ, जबकि ये तो उल्ट ही बात है। जिम्मेवारी मर्द पे हो तो औरत को क्यों इसकी सज़ा दी जाए। जी, हमें मालूम है कि एक ऐसे भी गांव में आप काम करती हैं जहां पर सेक्स रेशो बहुत ही ख़राब था इस दृष्टि से, लेकिन आपने उसको बढ़ाया क्योंकि आप वहां गांव में गई, लोगों को समझाया और बहुत ही यूनिक तरीके से आपने उनको समझाया। हम जानते हैं पटियाला के पास एक ऐसा गांव है जिसको आपने अपनी कर्मस्थली बना रखा है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, दरअसल क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे को लगा कि ये एजुकेशन जो बिल्कुल हमारे है नहीं लोगों में कि कैसे लड़का और लड़की पैदा होती है, और जो इनके अगर लड़कियां इसी तरह मारते रहे तो कितने भयंकर इसके परिणाम निकल सकते हैं। तो मैंने उस गांव में एक तरीका नया जो अपनाया वो ये था कि उनको थ्रेड्स लेके मैं जाती थी, ग्रीन और रेड। अच्छा। उनको बताना कि इस तरह ये एक्स 2 क्रोमोसोम जो इधर हो गए, दो इधर जो एक्स और वाई हो गया, तो उनको बताना कि किस तरह इसका छोटा टोटा एक्स निकला, इधर से ये ग्रीन इनका आ गया तो ये एक्स और वाई, ये लड़का पैदा हो गया, और अगर एक्स आएंगे तो ये लड़की पैदा हो गई। तो इतनी बात तो उनको समझ आ गई कि इस चीज़ के लिए हमें अपने घर में जो बहू आई है उसको तो नहीं दोषी ठहराना चाहिए। पर जो अगली बात जिसने क्लिंच किया वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। जैसे मैं बड़े इजी वे में आपको समझा देती हूँ कि जिस तरह एक मर्द को हमें पता चल गया कि एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो एक मर्द के जिस्म में जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसकी अपनी माँ की तरफ से आया है और वाई उसके अपने पिता की तरफ से। अब अगर आगे उनकी शादी होती है तो जो आगे बच्चे पैदा होंगे उनमें अगर वाई क्रोमोसोम जाता है तो वो किसी भी फादर का जो उसके अपने फादर की तरफ से आया था वो आगे चला जाएगा, और एक्स तो उसकी जो बहू घर में आई उनका होगा। पर अगर जो किसी भी मर्द का अगर आगे लड़की होती है तो उसमें जो एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से जाएगा वो उसकी दादी की तरफ से आया हुआ जाएगा। अब मैंने उनको ये समझाना शुरू किया, मैं उनके साथ ज़मीन पे बैठ जाती थी, उनसे साथ खाना खाना, और मैंने घर में जिस घर में लड़की ना होनी तो मैंने उसको सास जो होती थी बुज़ुर्ग उसके साथ बैठ के कहना मैं आपके साथ अफसोस करने आई हूँ। तो बड़ी बुरी बात हो गई। तो उसने कहना क्या बुरी बात है, मेरे तो 2 पोते हैं, तुम अफसोस किस चीज़ का कर रही हो। सही बात। मैंने कहा नहीं, मैं पोते का कहाँ अफसोस कर रही हूँ अफसोस तो आपका करना आई हूँ कि जो आपके जिस्म में जो आपका पूरा पिछला ख़ानदान चला आ रहा था, जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो एग्जिबिट्स थे वो सिर्फ जाने थे आपकी पोती में। पर आपने क्या किया, पोती तो पैदा होने नहीं दी, सो आपका ख़ानदान पे तो लग गया कांटा और आपने अपनी बहू का ख़ानदान तो आगे चला दिया। ये उसको इतना पिंच करना कि बहू का आगे क्या मतलब हुआ, चल पड़ा और मैं ख़त्म हो गई। तो ये नतीजा इसका ये हुआ कि उन्होंने कहा लड़का हो तो ज़रूर अच्छी बात है, वो तो नहीं माइंड सेट हो सकता चेंज, मगर लड़की भी होनी चाहिए। जी। तो ये था जो तो अब वो सेक्स रेशो वहाँ का कितना चला गया? वहाँ 103 हो गए, लड़कियाँ ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि जो सास है वो चाहती है कि मेरा ख़ानदान ज़रूर चल पड़े। जी 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 जी। तो आप तो यूएन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ भी आप गई और आपने इस महिला अधिकारों के साथ साथ फीमेल फिटिसाइड के ऊपर आपने बात की और पंजाबी में आपने बात की, वो सारा एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करिए हमारे साथ। जी, दैट वाज आल्सो अ यूनिक एक्सपीरियंस। एक्चुअली उन्होंने बुलाया था कि हमें ये बताइए कि आप इंडियंस जो हैं ये आप नंबर 1 किलर्स क्यों हैं, और ख़ासकर उनमें भी कुछ जो एरियाज़ हैं ये दुनिया में सबसे आगे आ चुके हैं। तो मैंने उनको प्रूव ये किया था कि इंडियंस अभी चाइनीज़ से ज़्यादा नहीं हो गए, और हम इस जगह इंटरनेशनल लेवल पे किसने किया या किसने नहीं किया छोड़ के अगर उसके रोकने पे हम ज़्यादा ध्यान दें तो दैट विल बी मच बेटर। ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो वो उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या करना चाहिए
जिससे हम ये गिनती बढ़ा सकते हैं, जिससे क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हो जाएगा। तो वो कुछ मुद्दे थे जो हमने उठाए वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे, विच वर एक्सेप्टेड। वो कहते हैं कि वाकई ये ठीक है। जिनमें एक तो था कि नेशनल लेवल पे हम हर जगह ये एक्स और वाई का अगर समझाने लग जाएं तो ये वाकई काफ़ी बड़ा फ़र्क डाल सकता है। पहली चीज़ साइकी पे फ़र्क डाल सकता है। जी, क्योंकि अगर हम देखिए ना, आप और मैं अगर हम ह्यूमन साइकी की बात करते हैं, किसी को ये कह दो कि उधर नहीं जाना, तो हम सभी ने उधर जाना है, वहाँ जाना ही है। फिर तो हम जाएंगे। हाँ। पर अगर हम उनको इस तरह कहें कि वहाँ जाने से तगड़ा नुकसान हो सकता है, चलिए चलिए, तो फिर आप 2 बार सोचेंगे, मैं क्यों जाऊँ? अगर तगड़ा नुकसान होना है तो मैं नहीं जाती। सही बात। तो इस तरीके से घुमा के बात समझाई जाए तो उसको असर कर जाती है। सिर्फ इतना कहने से नहीं करो तो हम नहीं सुनते। अच्छा, ये बताइए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो पैसेदार लोग हैं, है ना, हरियाणा और पंजाब में पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, तो क्यों ये माइंडसेट लोगों का आपको लगता है कि ज़्यादा है इस तरफ की लड़कियां मतलब चाहिए ही नहीं, उनको होनी ही नहीं चाहिए? इतना मेरे को फीडबैक मिलती है, उनमें से जो मेरे को मैक्सिमम जो कारण सामने आया वो ये था कि लड़की पैदा होने का मतलब है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और आपका किसी जहाँ भी आपने लड़की देनी है उसके सामने आपका सारी उम्र के लिए सिर झुक जाना। यानी ये जैसे हमारे जो हमने बनाए हैं जो कि पैदा होने से लेके मरने तक, यानी जहाँ शादी होगी डाउरी तो देनी है, दाज तो देना ही है, मगर जब मर भी जाएगी तो वो माँ बाप के घर से ही चद्दर आनी है और वो सारा चलना है। यानी इतना जो हमने देन लेन शुरू किया है, एक तो वो बहुत प्रॉब्लम है। और जब तक हमारी ये सोच के ये एक ज़िम्मेवारी है, हमारी अपनी नहीं है, किसी और की है, इस पे खर्चा क्यों करें, वो सोच जब तक हमारी नहीं जाती ना, जैसे हाई अप्स में मैं आपको बात करती हूँ, IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो इस लेवल पे जो लोग कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि लड़की इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे सर पे है कि अगर इसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली तो हमारी बट्टा लग गया हमारी इज़्ज़त को, और अगर किसी के घर दे दी तो वो सारी उम्र हम उनके एक तरह के गुलाम बन गए। बताइए। यानी हमें इतना वो गुंजलदार ये चीज़ बना दी कि उसके ताना बाना इतना उलझा पड़ा है कि एक चीज़ को अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो ये कंट्रोल होती नहीं। इसीलिए हमें वो वहाँ हमने ना वो 15 नुकाती जो प्रोग्राम UN में बनाया, दैट इज़ रियली इफ़ेक्टिव। एक तो यही जो मैंने आपको बताया XY, बट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर इतनी चीज़ लोगों के मन में बैठा दें कि जिस घर ने अपनी बेटी मार दी हो तो वो किसी के बहू के प्रति किस तरह नज़रिया रखेगा। सो अगर ये लोग अपने मन में फ़ैसला कर लें, हम अपनी बेटी उस घर में देंगे जहाँ पहले बेटी हो, तो ये कंपल्शन हो जाएगी उस घर के लिए कि हमारे घर में बेटी होनी चाहिए। तो एक तो ये तरीका था कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें कि आप लड़की ज़रूर पैदा करें, और उसके प्रति जो आपकी बुरी भावना मन में है कत्ल करने वाली, वो निकलेगी तभी, क्योंकि अगर बहू आएगी उसके साथ फिर ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा। एक कारण ये भी तो है ना डॉक्टर साहब की ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बिल्कुल कैसे बांटेंगे आप, ये भी तो एक बहुत बड़ा जी बिल्कुल ये है। तीसरी बिल्कुल ये जो बड़ी जिसमें आप कह रहे हो संपन्न ज़रूर हैं, पर पैसा ऐसी चीज़ है जो बंदे को और चाहिए। अगर उनको लगता है कि लड़की को बराबर का हक दे के हमने ज़मीन और छोटी करनी है, तो आप समझ सकते हो वो तो बिल्कुल इसी तरह हो जाती है जैसे कोई दुश्मन है तो उसको तो उन्होंने निकाल फेंकना है कि नहीं, ज़मीन हमने एक ही जगह देनी है। ये भी एक बड़ा चीज़ हो रही है। पर जैसे मैंने आपको बताया ये चीज़ें थी। एक तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो हमने चाहा था इंटरनेशनल लेवल पे, हम क्या कर रहे हैं कि पंचायतों को ऑनर कर रहे हैं जहाँ लड़कियों की गिनती बढ़ रही है, पर कर क्या रहे हैं कि जन्म दर पे हम वहाँ ही रुके गए हैं। चाहिए क्या कि 5 साल पे जब हम जाते हैं तो जन्म दर से वहाँ 5 साल पे लड़कियों की गिनती कम हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो इलाज नहीं करवाते, टीकाकरण नहीं करवाते, नेचुरल डेथ पे उसको छोड़ देते हैं। सो पंचायतें तभी ऑनर होनी चाहिए जब 5 साल की उम्र पे एक हेल्दी चिल्ड्रन, जो गर्ल चाइल्ड, वो हेल्दी भी हो और 5 साल पे उसकी गिनती लड़कों के बराबर की हो, फिर देखिएगा ये चेंज दिखेगी। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन डॉक्टर हर्षिंदर कौर की जो ये यात्रा है बेटी बचाओ के मामले में, ये अभी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। The top news emerging from Asia. Events and issues.
shaping the continent's development, analyzing global turnarounds with Asian perspectives, and a glance at the stories beyond the headlines. Watch Inside Asia, Saturday 4 p.m. only on DD News. तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। विरासत में मिली सभ्यता और संस्कृति जिसके कई रूप हैं, कई रंग हैं। इन्हीं रंगों में से कुछ चुनिंदा रंग हम समेट कर लाते हैं आपके लिए और रूबरू कराते हैं कला जगत से जुड़ी खास हस्तियों से। देखिए रंग तरंग शनिवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर हर्षिंदर कौर से। हर्षिंदर कौर जो कि एक जानी मानी ऑथर हैं, कवयित्री हैं, चित्रकार हैं और बेटी बचाओ मुहिम में लगी हुई हैं। एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और वो किताबें भी आपने काफ़ी सारी समर्पित की हैं इसी कॉज के लिए, फीमेल फिटिसाइड के लिए, कन्या भ्रूण हत्याओं पर आपने केंद्रित किया है। तो इन किताबों के बारे में, अपने जो आपका ये संसार है इसके बारे में बताइए। और हमने सुना है कि हॉलीवुड भी आपकी एक ऐसी पुस्तक पर फिल्म भी बना रहा है। जी, मेरे को एक्चुअली जो मैंने बुक्स लिखी उनमें एक तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट अवार्ड उनका मसूद खद्दर पोश अवार्ड वो भी मिल चुका है। मेरे को नेशनल अवार्ड भी रीजनल राइटर जो वुमेन राइटर का भी मिल चुका है। मेरे को स्टेट अवार्ड्स भी राइटिंग पे मिल चुके हैं। पर एक बुक जो मैं जिक्र करना चाहूँगी जिसका आपने बात किया कि वो है कहानी एक ऐसी औरत की जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो कि रियल लाइफ स्टोरी है, जिसको प्रेस लगा के जलाने की कोशिश भी की गई, जिसको फांसी तक देने की कोशिश की गई, पर उसने फ़ैसला लिया कि मैंने लड़की गिरानी नहीं, मैं फ़ाइट करूंगी, लड़की पैदा करूंगी और दिखाऊंगी इस समाज को कि हिंदुस्तान की औरतें अगर मुश्किल समा आता है तो उसको कैसे उसको फेस करती हैं। तो वो रियल लाइफ स्टोरी है, उसकी सक्सेस स्टोरी एक फ़ीमेल की जिसको फेंक दिया गया उसके इन लॉज की तरफ से। उसकी बेटी अब यूएस में डॉक्टर है। तो रियल टाइप वो किस तरह उसने फ़ाइट की, उसके ऊपर ये हॉलीवुड मूवी है रोरिंग साइलेंस, यानी एक चुप्पी जिसकी आप चीख सुन सकते हैं कि किस तरह वो मर रही हैं पर उनकी आवाज़ कोई नहीं बन रहा, पर अगर ऐसी औरतें होंगी तो आवाज़ बनेंगी। उसके ऊपर है ये स्टोरी सारी बेस्ड। तो मकसद था कि विश्व पद्धति पे हमारे कम से कम जो नेगेटिव फीलिंग्स बनी जा रही हैं कि इनकी औरतों पे तशद्दुद है, रेप है, ये बड़ी यानी उनको नीचे की नज़र की देखा जाता है। तो मैंने कोशिश की ये दिखाने की कि ये सिर्फ नीची नहीं, इनकी जो फ़ाइट करने पे ये आ जाएं तो हर घर में आप एक रानी झांसी की तस्वीर देख सकती हैं कि हर आम बंदा भी कैसे फाइट जी। और रानी झांसी की तस्वीर तो हम यहाँ भी देख रहे हैं आपके रूप में। हमें ऐसी रानी झांसियों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप कविताएं भी लिखती हैं, डॉक्टर साहब कुछ सुनाइए ना। मैं इसी इशू पे जो लिखी हुई है वही आपको सुनाती हूँ जी। हर अण जम्मी मारी गई कुड़ी दी आवाज़ हाँ मैं, हर अण जम्मी मारी गई कुड़ी दी आवाज़ हाँ मैं, हर अण गाई गज़ल दा साज हाँ मैं। क्या बात। हर पुंगरण तो पहला मसले बीज दी फरियाद हाँ मैं, जिस पैदा कीता तुहानू उस कुख दी बुनियाद हाँ मैं। वगदे लहू विच सनी हुई शमशीर हाँ मैं, औरत ज़ात दी जिंदा तस्वीर हाँ मैं। क्या बात है। जेड़ी मकसद मेरा इसमें एक्चुअली ये था कि हम औरतें फ़ाइट करना सीखें। सो मेरा शुरू से एक्चुअली देखने का नज़रिया ये है कि 2 तरीके हैं जब हम देख सकते हैं किसी को आधा गिलास भरा हुआ या आधा गिलास खाली। पर अगर हम जिस
स्टेट से हम निकले हैं कि हमारी औरतें पर्दे के पीछे थीं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंचने दिया गया, पर जो फ़ाइट की रियल स्टोरी हमारी औरतों ने कर दिखाई कि प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच जाना, उस औरत ने जिसका ज़िंदगी में हमेशा दबा रहना सिखाया गया था, तो वो सक्सेस स्टोरी किस तरह लोगों को दिखाई जाए। मेरा मकसद यही था कि हर एक औरत अपने अंदर की अगर ताकत पहचान ले तो वो किसी भी ऑड सिचुएशन में फ़ाइट कर सकती है। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी पेंटर भी हैं, जी चित्रकार भी हैं आप। जी क्या विषय रहते हैं आपके, क्या थीम्स रहते हैं? जी, मैंने शोभा सिंह जी से सीखा अच्छा, था। जी, तो मेरे फादर के काफ़ी क्लोज थे, उनके फ्रेंड थे, तो हमारे घर आया जाया करते थे, तो मैं वहीं से मैंने सीखना शुरू किया। काफ़ी छोटी थी पर उन्होंने मेरे को स्केचेस बनवाने शुरू किए, सो मैं ज़्यादा फेशियल स्केचेस वही ज़्यादा बनाती हूँ। पर मेरा वहाँ भी यही मकसद होता है कि दर्द से जैसे कोई औरत निकली है तो उसका किस तरह उसका चेंज हो रहा है, वो फ़ाइट करने के लिए खड़ी हुई। डॉक्टर साहब, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप इतने सारे काम करती हैं और इतनी खूबसूरती और इतनी संजीदगी के साथ और इतने पैशन के साथ आप करती हैं। ये टाइम मैनेजमेंट आप कहाँ से सीखा आपने? जी, बिकॉज़ मैं डॉक्टर हूँ, बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ, तो कभी कभी तो वाकई सुबह से रात तक इमरजेंसीज़ कॉल्स इतना टफ़ होता है कि टाइम होता नहीं है। पर जब बहुत ज़्यादा किसी की तकलीफ़, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ, वो आके बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, कैसे डोमेस्टिक वायलेंस में उनको शिकार हुआ, कैसे लड़कियों को डाउरी की खातर जला दिया गया, कई लोगों के जिनके लड़की पैदा हुई उनको फेंक दिया गया बाहर। तो फिर मैंने एक्चुअली एक अभियान शुरू किया था, नो डाउरी कैंपेन, जिसमें इस वक्त तक यूरोप में, इंडिया में भी, कनाडा, अमेरिका, टोटल जो स्टूडेंट्स हमने उनमें इंक्लूड किए हैं वो कम से कम इस वक्त 28,000 हो चुके हैं। तो उनमें से 300 से ज़्यादा बच्चों ने मैरिज कर भी ली जो कि विदाउट डाउरी की है। तो मेरी टूरिंग जॉब, जो मेरा जिस दिन फ्री होता है, जैसे संडे फ्री है या कोई छुट्टी का दिन हो गया, तो मैं टूरिंग करती हूँ जब, तो वो रास्ता सारा मेरा लिखने में होता है कि मैं जाते आते लिखती रहूँ, या जो आम चाय का टाइम है किसी डॉक्टर ने पीना है उस वक़्त, तो मेरा उस वक़्त का टाइम लिखना रहता है। लिखना रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये इतने सारे काम जो आप करती हैं, तो घर बार जो है उसको चलाना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है एक औरत के ऊपर, वो भी आप बड़ी खूबसूरती से निभा रही हैं। जी, दरअसल जैसे कहते हैं ना कि देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, तो मैं वाकई कहना चाहूँगी कि अगर कोई औरत आगे निकलती है तो चट्टान की तरह पीछे मर्द ज़रूर खड़ा होता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माय हस्बैंड, जो हर ऐसी मुश्किल की समय हमेशा ही सपोर्टिव। वो मेरे को कह देंगे कि बच्चों के पढ़ाने का काम मेरे ज़िम्मे, अच्छा। आप जो अपना आपने किया हुआ है फ़ैसला करने का, आप उन डाउन ट्रॉडन वुमेन की तरफ काम कीजिए, उनके लिए कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट तक हमने 7 ऐसी औरतें हैं जिनके फ्री केसेस हमने फ़ाइट किए जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। जी, तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब चलते चलते हम जानते हैं कि बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून तो हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक विल होती है, और ख़ास तौर से इसमें औरतों की विल, उनका जो संघर्ष है वो आगे सामने आना चाहिए, अगर वो वाकई ये जो एक क्रूरता जो समाज में चल रही है उससे वो पार पाना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं आप औरतों को फाइनल कमेंट्स में अपने? जी बिल्कुल, मैं हर औरत को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि जिस औरत ने बच्चा पैदा किया, 20 हड्डियाँ एक समय टूट जाने की दर्द होती है जो औरत सह जाती है। अगर इतनी हिम्मत औरत में है कि वो इतनी 20 हड्डियाँ तोड़वाने के बाद खुशी दिखा सकती है, तो अपनी ताकत पहचान ले तो हर घर में एक चंडी दिख जाएगी, हर घर में एक रानी झांसी दिखेगी। सिर्फ अंदर की ताकत पहचान लें और फाइट आप शुरू करें, आप देखेंगे आपके पीछे और बहुत से लोग चलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हम सब आपके साथ हैं और हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप इसने अपना जो ये मिशन बनाया, ये मिशन और औरतों का भी बने, वो आपके साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी में शामिल होने के लिए, आने के लिए, अपनी बात हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।